नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के उस दौर की जब राजशाही की जड़ें हिलने लगी थीं और लोकतंत्र के बीज बोए जा रहे थे। ये कहानी है प्रजामंडल आंदोलन की। एक ऐसी लड़ाई जो आप समझिए महलों से नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों से शुरू हुई थी। तो चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भी वक्त था राजस्थान की रियासतों में जब आम जनता के पास कोई हक ही नहीं था। मतलब अपनी बात कहने का, अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं। यही सवाल, यही एहसास वो चिंगारी बना जिसने आगे चलकर पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़े आंदोलन की आग लगा दी। उस दौर में सिस्टम क्या था? शासक का वचन ही कानून था। मतलब जो राजा ने कह दिया बस वही फाइनल। कोई अदालत नहीं, कोई अपील नहीं, एकदम तानाशाही। और ऐसी व्यवस्था में जनता की भलाई तो पूरी तरह से शासक की मर्जी पर ही टिकी थी और ज्यादातर मामलों में ये मर्जी आम लोगों के खिलाफ ही जाती थी। तो ये तस्वीर उस समय के समाज की सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ थी आम जनता जिन पर भारी टैक्सेस का बोझ था, और बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाया जाता था। बोलने की आज़ादी नहीं, कोई अधिकार नहीं। और दूसरी तरफ थे शासक जिनके पास थी असीमित शक्ति, जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो जो चाहते वो कानून बन जाता था। लेकिन जुल्म और दमन की ये दीवारें हमेशा तो खड़ी नहीं रह सकती थी, है ना? आखिरकार लोगों के दिलों में बदलाव की एक आवाज उठने लगी थी, और यहीं से एक छोटी सी चिंगारी भड़की, अधिकारों की पहली चिंगारी। तो सवाल यह है कि यह बदलाव शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसकी जड़ें थीं 1920 के दशक में। उस समय महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश में चल रहे थे और उनकी प्रेरणा राजस्थान की रियासतों तक भी पहुंची। फिर आया साल 1927, एक बहुत बड़ा साल, जब ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी। इसने क्या किया? इसने रियासतों की जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया। और फिर 1931 में जयपुर में पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई, और यहीं से ये आंदोलन एक संगठित ताकत के रूप में सामने आया। अच्छा, तो ये प्रजामंडल आंदोलन आखिर था क्या? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझें तो ये रियासतों की जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इसका बस एक ही मकसद था, अपने नागरिक अधिकार हासिल करना और एक ऐसी सरकार बनाना जो राजा के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करे, जनता के प्रति जवाबदेह हो। इस आंदोलन का एक बहुत ही साफ मिशन था। अब देखते हैं कि प्रजामंडल के मुख्य लक्ष्य यानी इनके मेन गोल्स क्या-क्या थे। उनकी मांगें एकदम क्लियर थीं। सबसे पहले वो चाहते थे एक उत्तरदायी शासन, मतलब ऐसी सरकार जो जनता की सुने। फिर उन्हें चाहिए थे मौलिक अधिकार और भारी टैक्स, और ये जो बेगार प्रथा थी उससे आज़ादी। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ये लोग समाज में शिक्षा और दूसरे सुधार भी लाना चाहते थे। और इन सब का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो था अपनी अपनी रियासत को भारत के साथ मिलाना। ये जो एक छोटा सा नारा है ना, लोक अधिकार कर बेगार खत्म, इसमें ही पूरे आंदोलन का निचोड़ है। लोक मतलब लोकतंत्र, अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, कर यानी भारी टैक्स में कमी, और बेगार खत्म मतलब शोषण का अंत। बस इन 4 शब्दों में उन्होंने अपनी सारी मांगें रख दी थीं। अब सवाल उठता है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता क्या था? तो जवाब है पूरी तरह से गांधीवादी। ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। सत्याग्रह और असहयोग जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? आम लोगों की भागीदारी। किसान, मजदूर, आम नागरिक सब इसमें शामिल थे। और ये आंदोलन सिर्फ 1-2 जगह तक ही नहीं रुका। ये तो एक लहर की तरह था जो एक के बाद एक पूरे राजस्थान की अलग अलग रियासतों में फैलता चला गया। तो देखिए ये लहर कैसे फैली। सबसे पहले 1931 में जयपुर में, जहां जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जैसे बड़े नेता सामने आए। फिर 1934 तक ये आग मारवाड़ मतलब जोधपुर तक पहुंच गई, जहां इसकी कमान संभाली जय नारायण व्यास ने। और 1938 में मेवाड़ यानी उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है। क्या किसी ने सोचा होगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं बल्कि कलकत्ता में हुई थी, और भरतपुर प्रजामंडल की रेवाड़ी में? अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये नेता अपनी रियासत के राजाओं के जुल्म से बच सकें और बाहर रहकर आंदोलन की आग को जलाए रख सकें। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना मजबूत था। तो इतने लंबे संघर्ष का, इतनी कुर्बानियों का आखिर नतीजा क्या निकला?
इस आंदोलन ने सिर्फ उस समय की व्यवस्था को ही नहीं बदला, बल्कि इसने एक नए राजस्थान की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा और स्थायी था। इस आंदोलन की विरासत बहुत बड़ी है। सबसे पहली और जरूरी बात, इसने आम जनता के अंदर राजनीतिक चेतना जगाई। लोगों को अपने अधिकारों का एहसास हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि राजाओं की जो असीमित शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई, और इसी चेतना ने राजस्थान में लोकतंत्र की नींव रखी। इसी के कारण आगे चलकर रियासतों का भारत में मिलना आसान हुआ और आखिरकार आज के राजस्थान का एकीकरण संभव हो पाया। आज जो हम राजस्थान में लोकतंत्र देखते हैं, वोट देने का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, ये सब हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। ये उन हजारों लाखों लोगों के संघर्षों और बलिदानों का सीधा नतीजा है, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में अपनी जान की परवाह किए बिना आवाज उठाई थी। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इस आंदोलन ने गांधी जी का अहिंसक रास्ता ना अपनाया होता, तो क्या ये कभी इतनी शक्तिशाली रियासतों की तानाशाही के खिलाफ कामयाब हो पाता? शायद। इसी सवाल के जवाब में इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत का राज छिपा है।